नमस्कार दोस्तों। आज हम एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो इसमें शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला था, ठीक है। और इसमें चला था फिर उनका शासन ब्रिटिश ताज का, जो 1858 से 1947 तक चला था उनका। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है, इसमें पढ़ते हैं। ए नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो ये आपका नोट्स में आप ये पहला पॉइंट लिख लीजिए कि इसके द्वारा कंपनी का प्रशासनिक और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। क्योंकि पहले क्या था कि अपने मनमानी से ये कंपनी के कर्मचारी राज्य करते थे, जिससे भारत में बहुत ही अकाल पड़ा था। 1757 से लेकर 1772 तक ये सिस्टम चलता रहा, कंपनी का शासन। फिर इसमें ब्रिटिश ताज ने कुछ उनको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी। इससे सी नंबर है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, और जिसके पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। नंबर तीसरा पॉइंट, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर दूसरा पॉइंट आपका ये नोट करने के लिए है। अधिनियम के अंतर्गत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये भी आपका तीसरा पॉइंट है, इसमें नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए है। इसमें भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। नंबर अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए थे, लेकिन वो असफल हो गया था, इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। 1784 में नियंत्रण बोर्ड का गठन हो गया था इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए नोट्स में। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, राष्ट्र का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम निर्णायक कदम था। अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। नंबर पहला पॉइंट है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये आपका नोट करने के लिए है नोट्स में। नंबर चौथा पॉइंट है ये,
ये आप नोट कर लीजिए, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित रहती थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1833 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के। नंबर दूसरा पॉइंट है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। अगला पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम, आइए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ये कंपनी का शासन का ये लास्ट अधिनियम था 1853 का। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन के अधिनियम आए थे। संवैधानिक विकास दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थीं। विशेषताएं इसकी पढ़ते हैं पहले पॉइंट से। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया था। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सेवा खोल दी गई थी। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो ये आपका नोट करने के लिए पॉइंट है, मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई थी। अगला पॉइंट है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब ताज का शासन, ये हम आपको कल देखेंगे। इतना ही आज रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट